अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों को कल का लेक्चर भी अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने ऐसे अच्छे से देखा होगा। तो मैं आपसे फिर एक बार कहूँगी कि आप लाजमी अपना लेक्चर ज़रूर सुना करें, ठीक है। तो कल हमने सॉइल पोल्यूशन ख़त्म की थी, यहाँ तक हमारा पोल्यूशन वाला जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। तो आज मैं आपको डे 1 से जो हमने जितना पढ़ा है उसको आज हम सारा एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो हमारा टॉपिक होगा एनर्जी का, जो कि मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि हमने तब स्टार्ट करेंगे एनर्जी का, एनर्जी एफिशिएंसी का, एनर्जी कंजर्वेशन का, कि इन्वायरमेंट में किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो उससे रिलेटेड हम सारा स्टार्ट करेंगे। तो आज हम डे 1 से अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको मैं कंपाइल करती हूँ, उसको सिर्फ रिवाइज़ करते हैं। तो उसको 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट की थी, हमने तो देखा था कि इन्वायरमेंटल साइंसेस एक्चुअली होती क्या है। तो हमने इन्वायरमेंटल साइंसेस को डिफ़ाइन किया था इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इन्वायरमेंट। हमने इन्वायरमेंटल साइंसेस को डिफ़ाइन किया था। फिर हमने देखा था इन्वायरमेंटल साइंसेस की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, जिसमें ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जियोलॉजी, इकोलॉजी, ये सारी ब्रांचेस आती हैं। फिर हमने उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंसेस को जस्ट हमने डिफ़ाइन किया था और हमने मूव किया था, अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था इकोलॉजी का। इकोसिस्टम था, एक्चुअली वो था इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था इकोसिस्टम क्या होता है। एक कम्युनिटी होती है। मसलन मैंने आपको एक चेन बताई थी कि सबसे पहले क्या होता है, एक चेन होती है कि एटम होते हैं। सबसे पहले एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल्स बनती हैं, फिर टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर इंडिविजुअल बनता है। हमारा काम स्टार्ट होता है इंडिविजुअल से। हमारा काम था इंडिविजुअल से, कि इंडिविजुअल जब आपस में मिलते हैं इंडिविजुअल, तो ये बनाता है इंडिविजुअल आपस में मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, ये पॉपुलेशन बनाते हैं। अब जब पॉपुलेशंस आपस में मिलती हैं, चाहे सेम पॉपुलेशन है चाहे डिफरेंट पॉपुलेशन है, जब ये आपस में इकट्ठे रहते हैं तो ये कम्युनिटी बना देते हैं, ये बना देते हैं कम्युनिटी, ठीक है। और यही कम्युनिटी जहाँ पे रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, या फिर इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर या फिर इकोसिस्टम कहलाता है। और हमारा काम था इकोसिस्टम से कि इकोसिस्टम क्या चीज़ होती है। इस इकोसिस्टम में हमने देखा था कि इस इकोसिस्टम के 2 मेजर कंपोनेंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे, और वो थे हमारे पास, एक था बायोटिक फैक्टर और एक था एबायोटिक फैक्टर। एक था हमारे पास बायोटिक फैक्टर और एक था एबायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक फैक्टर क्या थे? बायोटिक फैक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। जितने भी बायोटिक फैक्टर हैं इनमें आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये लिविंग कौन कौन से हो सकते हैं? ये प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, या इसके अलावा बैक्टीरिया है, फंगस है, सॉरी। एबायोटिक में आते हैं नॉन लिविंग। अब ये नॉन लिविंग में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, मिनरल्स हैं, ये सारी नॉन लिविंग है, लेकिन ये इकोसिस्टम के कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक या एबायोटिक होते हैं, और ये मिलकर ही एक इकोसिस्टम पूरा का पूरा बनाते हैं। फिर इस इकोसिस्टम के अंदर हमने देखा था कि जो हैं इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स, ये किस तरह से सर्वाइव करते हैं। तो उसके लिए हमने 2 चीज़ें देखी थी। एक हमने फूड चेन देखी थी और एक हमने फूड वेब देखा था। फूड चेन क्या होती है कि जैसे एक स्पीशी को दूसरी स्पीशी ने खा लिया, जैसे इंसेक्ट को एक इंसेक्ट है, ठीक है, या कह लो कि ग्रास है, ग्रास को ग्रास ओपर ने खाया, ठीक है, ग्रास ओपर ने खाया। उसके बाद ग्रास ओपर ने खाया और इस ग्रास ओपर को फ्रॉग ने खा लिया, और इस फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया या ईगल ने खा लिया, कह लो, ठीक है। तो ये एक चेन बनती है, इसको इसने खाया, इसको इसने खा लिया, इसको इसने खा लिया, ये पूरी फूड चेन बनती है। लेकिन ये फूड चेन इतनी सिंपलर नहीं होती, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ग्रास को सिर्फ ग्रास ऊपर खाए, इसको डायरेक्ट फ्रॉग भी खा सकता है, या ईगल खा सकती है, या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म आ सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चेन बनती है। तो उस चेन को हम कहते हैं, जब ये फूड चेन आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं तो हम उसे फूड वेब कहते हैं। तो ये फूड वेब कहलाती हैं। एक कॉम्प्लिकेटेड फूड चेन की जो फॉर्म होती है उसको हम फूड वेब कहते हैं। फूड वेब के बाद हमने देखा था, एक फूड चेन देख ली, एक फूड वेब देख ली। उसके बाद हमने
उसके बाद हमने देखा ट्रॉफिक लेवल, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हमने देखे थे। उसमें हमारे पास क्या आते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इसको रेज कर देते हैं। इकोसिस्टम में फिर हमने उसके बाद हमने देखे ट्रॉफिक लेवल्स। ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स थे। इसमें क्या क्या हमने देखा था, इसमें 3 तरह से थे। एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स थे, और एक थे हेट्रोट्रॉफ्स, और उसके बाद हमने देखे डीकम्पोजर, तीसरे ये थे डीकम्पोजर्स। अब ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद, जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और ये हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है। उसके बाद आते हैं हेट्रोट्रॉफ, जो प्लांट्स को खाते हैं, जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते लेकिन प्लांट्स की बनाई गई खुराक को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डीकम्पोजर। अब प्लांट्स को जो खाते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। इस हेट्रोट्रॉफ्स में 3 तरह के हमने इनको डिवाइड किया था कि या तो वो हर्बीवोर्स हो सकते हैं, या तो ये हर्बीवोर्स हो सकते हैं, या फिर ये कार्निवोर्स हो सकते हैं, या फिर ये ओमनीवोर्स होते हैं। अब ओमनीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स ईटर होते हैं। जो प्लांट ईटर होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, और जो मीट ईटर होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, और जो बोथ प्लांट एंड मीट ईटर होते हैं वो होते हैं ओमनीवर। हर्बीवर्स जो सिर्फ जो प्लांट ईटर होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए। उसके बाद आते हैं कार्निवर्स जो सिर्फ मीट ईटर होते हैं, लाइक टाइगर, लाइन, ये मीट ईटर होते हैं। और ओमनीवर में हम ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, और इसके अलावा बियर्स भी आते हैं जो प्लांट को भी खाते हैं और मीट को भी खाते हैं। तो ये हमारा दूसरा ये फर्स्ट लेवल होता है। उसके बाद ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। उसके बाद जब ये सारा एक साइकिल चलता है, तो उसके बाद जब इनकी डेथ होती है और इनके डेड बॉडीज़ होती हैं, तो वहाँ पे आते हैं डीकम्पोजर इन सब की डेड बॉडीज़ को डीकम्पोज करते हैं, और ये सिर्फ डेड बॉडीज़ पे ही रिलाई करते हैं। और ये हमारा हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, क्योंकि ये डीकम्पोज करके उनके रिमेन्स को वहीं पे बरिड करते हैं, वहाँ से फिर सॉइल को न्यूट्रिएंट मिलते हैं, और वहाँ से सॉइल से फिर जो है ना वो एक साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमने डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल देखे थे। और इसके बाद हम लोगों ने ट्रॉफिक लेवल के बाद हम लोगों ने एनर्जी फ्लो देखा था। हम लोगों ने एनर्जी का फ्लो देखा था कि इन्वायरमेंट में एनर्जी किस तरह से फ़्लो करती है। तो उसमें ये था कि एक पूरा साइकिल चलता है कि प्लांट क्या करते हैं, एनर्जी को करते हैं, प्लांट्स एनर्जी लेते हैं। एक छोटी सी डायग्राम से बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास है प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर होते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं। यहाँ से प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर को किसी और ने खा लिया, वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, वो उससे ज़्यादा थर्ड कंज्यूमर। बल्कि यहाँ पे ना एक डायग्राम इसकी बना लेते हैं। ये प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है। इन प्लांट्स को खा लिया प्राइमरी कंज्यूमर ने, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। इनको खा लिया सेकेंडरी ने, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब वो एग्जांपल आपको याद होंगी। उसके बाद आ जाता है टर्शरी कंज्यूमर। फ़र्ज़ करो कि यहाँ प्लांट्स को खाने से इन प्लांट के पास जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो 10,000 किलो कैलोरीज थी, ठीक है। अब प्राइमरी कंज्यूमर ने जब इनको प्लांट को खाया, तो ये सारी की सारी हीट इस पर ट्रांसफ़र नहीं होती। इसका 10% जो है ना वो एज अ हीट की फॉर्म में लॉस भी हो जाता है। तो कुछ हीट यहाँ से कुछ हीट की फॉर्म में यहाँ पे इन्वायरमेंट में आ जाएगा, एज अ हीट इन्वायरमेंट में चला जाएगा, और बाकी एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर में। अब प्राइमरी कंज्यूमर के पास जितनी एनर्जी है उसमें से कुछ हीट की फॉर्म में इन्वायरमेंट में आ जाएगी, और बाकी सेकेंडरी में जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर सेकेंडरी को जब टर्शरी खाएंगे तो कुछ 10% जो है वो हीट की फॉर्म में इन्वायरमेंट में आ जाएगी, और बाकी टर्शरी में हो जाएगी। इसी तरह जब इनकी डेथ हो जाएगी तो डेड बॉडीज़ को डीकम्पोज करेंगे, और वो दोबारा सॉइल में न्यूट्रिएंट की फॉर्म में जाएंगे। उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डीकम्पोज करेंगे, उनके डेड रिमेन्स सॉइल में रहेंगे, सॉइल को न्यूट्रिएंट मिलेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स की मदद से वहाँ पे प्लांट दोबारा ग्रो करेंगे, और दोबारा ये साइकिल चलेगा। तो यहाँ से ये एनर्जी का पूरे का पूरा एक साइकिल चलता रहता है। यहाँ तक हमने इकोलॉजी को डिस्कस किया था। इकोलॉजी के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट देखा था
यहाँ से फिर हमारी स्टार्ट हुई थी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यहाँ से जब हमने पोल्यूशन स्टार्ट की थी तो हमने 4 डिफरेंट टाइप की पोल्यूशन को डिस्कस किया है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास थी एयर की पोल्यूशन। एयर की पोल्यूशन जो क्रिएट करवाते हैं उनको कहते हैं एयर के पोल्यूटेंट्स। एयर के पोल्यूटेंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। अब प्राइमरी वो होते हैं जो एज इट इज़ या डायरेक्ट इन्वायरमेंट में भेजे जाते हैं। अब ये पोल्यूटेंट व्हीकल्स की वजह से भी हो सकते हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन के, सल्फ़र के, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। अब यही ऑक्साइड जब वाटर वेपर से रिएक्ट करते हैं तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाते हैं, लाइक H2SO4, HNO3 या H2CO3 कार्बोनिक एसिड। यही सेकेंडरी पोल्यूटेंट जब बारिश के पानी के साथ नीचे आते हैं तो ये क्या क्या कॉज करते हैं, ये एसिड रेन का फिनोमेना हमने यहाँ पे देखा था। उसके बाद हमने ग्लोबल वार्मिंग का देखा था। उसके बाद हमने ग्लोबल वार्मिंग के बाद हमने ओजोन डिप्लीशन देखी थी, ओजोन डिप्लीशन। उसके बाद एक 4th पॉइंट था जो मैंने किसी और वीडियो के साथ आपको करवाया था, वो था डिफॉरेस्टेशन। ये सारे फिनोमेना एयर पोल्यूशन के अंदर काउंट किए जाते हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का इंक्रीज़ करना, उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होती है, जब हम डिफॉरेस्टेशन करवाते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट ज़्यादा होता है। और ओजोन डिप्लीशन कब होता है, जब ओजोन की लेयर डिप्लीट होती है, और उसको डिप्लीट कौन करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFClS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये रेफ्रिजरेटर इनका मेन सोर्स होता है। इस एयर पोल्यूशन के बाद हम लोगों ने स्टार्ट की थी वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन के बाद नेक्स्ट था हमारा वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में हमने डिफ़ाइन किया कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करे, या उसमें कोई भी फिजिकल, बायोलॉजिकल या केमिकल चेंज ले आए, वाटर की क्वालिटी को इफ़ेक्ट कर दे, वो चेंज वाटर पोल्यूशन में कंसीडर किया जाता है। तो वाटर की पोल्यूशन में हमने देखा था कि हमारे पास वाटर के 2 मेजर सोर्सेज होते हैं। एक होता है ग्राउंड वाटर और एक होता है सरफेस वाटर। जो ग्राउंड वाटर होता है वो सरफेस की निस्बत ज़्यादा प्योर होता है, प्योर सरफेस भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसमें इम्प्योरिटी शामिल हो जाती है, क्योंकि इसकी पोल्यूशन के 2 मेजर सोर्स हैं। एक होते हैं पॉइंट सोर्सेज और एक होते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज वो जिनका आपको पता होता है, ठीक है, कोई भी सिंगल जो आइडेंटिफाई किया जा सके, ऐसा सोर्स पॉइंट सोर्स कहलाता है। लेकिन ऐसा सोर्स जिसको आप आइडेंटिफाई ना कर सको वो नॉन पॉइंट सोर्सेज कहलाते हैं, और वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो उन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे तो आप उसे प्रिवेंट भी नहीं कर सकोगे। उसके बाद हमने देखा था कि वाटर पोल्यूशन किस किस वजह से होता है। उसमें सबसे जो मेजर था, सबसे ज़्यादा, एक होता है लाइव स्टॉक वेस्ट। लाइव स्टॉक का वेस्ट था, इंडस्ट्री का था, इंडस्ट्रीज़ का, एग्रीकल्चर का, और उसके अलावा डोमेस्टिक वेस्ट था, या फिर लेदर टैनिंग तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। लेदर टैनिंग में क्या होता है, याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था कि क्रोमियम 6 के सॉल्ट यूज़ किए जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और इवन उसे कार्सिनोजेनिक भी कहा जाता है क्योंकि वो कैंसर कॉज करता है। उसके बाद हमने ये इसके सोर्सेज थे जिसकी वजह से वाटर की पोल्यूशन होती है। फिर हमने देखा था कि वाटर की क्वालिटी को कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों ये लाजमी आप याद कीजिएगा, DO, BOD और COD। ये 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हम वाटर की क्वालिटी को चेक करते हैं। DO होती है वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी, और हमने कहा था ये 4 to 8 ppm तक होती है, और 4 से कम हो जाएगी तो इसका मतलब आपका वाटर पोल्यूट हो जाता है। इसके अलावा BOD और COD भी जितनी ज़्यादा होंगी वाटर उतना ज़्यादा पोल्यूटेड कंसीडर किया जाता है, क्योंकि BOD होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। होना दोनों में ऑक्सीडेशन ही होता है, लेकिन यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करवाते हैं और यहाँ पे केमिकल करवाते हैं। तो जितनी ज़्यादा आपके पास मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होगी, और आपका वाटर उतना ज़्यादा पोल्यूट होता है।
उसके बाद हमने देखा था कि वाटर को हम किस तरह से प्योरीफाई कर सकते हैं। तो वाटर को प्योरीफाई करने के हमने डिफरेंट मेथड देखे थे, जिसमें था एरेशन, कोआगुलेशन और उसके अलावा डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन। और आपने देखा था कि क्लोरीन एक जो है ना वो भी डिजीज़ कॉज कर सकता है, इसलिए हम इसे क्लोरीन को डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, बल्कि इसको ओजोन के साथ यूज़ करते हैं या किसी ऑक्साइड के साथ इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि वाटर की पोल्यूटेड वाटर की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ कॉज हो सकती हैं। वो शायद मैंने कहा था कि आप लोग खुद करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि पोल्यूटेड वाटर पीने से जो डिजीज़ कॉज होती हैं उन्हें हम कहते हैं वाटर बोर्न डिजीज़, और उनमें आती हैं जी डायरिया, कॉलरा, फ्लोरोसिस, हुकवर्म, टाइफाइड, डायसेंट्री, इसके अलावा क्रिप्टोस्पोडियम, हेपाटाइटिस, जॉइंटिस, ये सारी बीमारियाँ पोल्यूटेड वाटर के पीने की वजह से होती हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने नॉइज़ पोल्यूशन देखी, और नॉइज़ पोल्यूशन को ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, वो भी हमने रिसेंट वीडियो में देखा था। उसके बाद मैंने डिफॉरेस्टेशन भी उसी में करवा दी थी, और कल के लेक्चर में हम लोगों ने सॉइल पोल्यूशन किया था, वो भी आपने रिसेंट पढ़ा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तकरीबन सारा हो चुका होगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी बच्चों, मैंने आपको जो बुक रिकमेंड की हुई है और जो मैंने आपको PDF में सेंड भी कर दी है, काइंडली आप उस बुक को लाजमी कंसीडर करें, ठीक है। उस बुक के काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो आप लोगों ने करने हैं। एक सेकेंड मैं आप लोगों को वो चैप्टर नंबर्स बता देती हूँ आप लोगों ने जो करने हैं। उसमें एक सेकेंड मैं आपको चैप्टर देखकर बताती हूँ। एक सेकेंड, चैप्टर नंबर हैं आपके पास कौन कौन से। चैप्टर नंबर 1 मैं साथ साथ लिख भी देती हूँ। आपने बॉटकिन की बुक का जो चैप्टर आपने साथ साथ पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, 9, 18, 19, 20, 21, 23, ये चैप्टर्स हैं। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है वो सारा हमारा इन चैप्टर से रिलेटेड है। तो काइंडली मैं आप लोगों से इतना कहूँगी कि इन चैप्टर्स को लाजमी देखें, क्योंकि मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं, और इसमें जब आपने लिखना है तो वो बहुत इलेबोरेट करके लिखना पड़ेगा, और आपको सबसे बेस्ट मटेरियल जो मिलेगा वो इसी बुक में से मिलेगा। ये बहुत अच्छी बुक है, आप लोग एक बार इसे कंसर्न करके देखें, आपको नेट से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस बुक में आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। बॉटकिन की बुक है, अभी तक जितना पढ़ा है वो सारा इन चैप्टर्स में है। इन चैप्टर्स का हम सारा कर चुके हैं, और आपका एग्ज़ाम या आपके क्विज़ जो भी आपका होगा मिड टर्म एग्ज़ाम, उनमें ये चैप्टर काउंट किए जाएंगे। तो काइंडली ये चैप्टर्स आप लोग लाजमी देखें, ठीक है बच्चों। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे ग्रुप में टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।